एमए इंग्लिश लेक्चरर प्रिपरेशन। आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे। पहले जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर हम लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें हमने इसके दौर जो है वो पढ़ लिए हैं। दो इराज को डिस्कस कर लिया, जिसमें से पहला इरा जो था वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड या ओल्ड इंग्लिश एज, जिसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। और कल सेकंड लेक्चर में जो है वो हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड को डिस्कस किया। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के साथ ही हमने एज ऑफ चौसर को भी डिस्कस किया। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के जो फेमस राइटर्स थे, ऑथर्स थे और जो लिटरेरी वर्क्स थे, उसको भी हमने देखा। उसके बाद एज ऑफ चौसर में चौसर की जो दौर की कुछ खसूसियात थी, करेक्टरिस्टिक्स थी, उसको हमने डिस्कस किया। एज ऑफ चौसर के दौरान जो यानी उस दौर में जो मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए थे, उसको हमने देखा, जिसमें हमने तीन मेजर इवेंट्स जो है ना वो डिस्कस किए। एक पीजेंट्स रेबेलियन 1381, और दूसरा जो था वो था ब्लैक डेथ, जिसको हमने जाना कि ये कहाँ से और ये क्या चीज़ थी, कहाँ से आई थी, क्या बीमारी थी, कौन सी ये पेंडेमिक थी, उसमें कितने लोगों ने सफ़र किया, कितने लोग की डेथ हुई वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो है ना हमने डिस्कस किया। और इसी तरह फिर हमने एज ऑफ चौसर में चौसर के जो खसूसियात थी उसकी शायरी की, उसको भी डिस्कस किया। उसके जो मेजर वर्क्स थे उसको डिस्कस किया। ठीक है। उसमें उसका जो सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट वर्क है वो कैंटरबरी टेल्स है, जो कि 14th सेंचुरी की उस वक़्त के जो एक सोसाइटी थी इंग्लैंड की, उसकी पूरी तरह से पिक्टोरियल आप कह लें कि एग्ज़िबिशन जो है ना वो आपके सामने है। यानी एक तस्वीरी नुमाइश या तस्वीरी अक्सबंदी जो है ना चौसर ने अपने कैंटरबरी टेल्स में करके आपके सामने रख दी है। और उसके करैक्टर्स मेडिवल नहीं हैं, बल्कि वो उस दौर के साथ ही मतलब बिलोंग नहीं करते, बल्कि आज के दौर में भी अगर आप देखें तो आपको वो किरदार आपके आसपास चलते फिरते नज़र आते हैं। आज भी वैसे ही लोग जो है ना वो रिश्वत लेते हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ हैं, मुनाफकत भरी हुई है। और कुछ ऐसे भी करैक्टर्स थे जो उसके करैक्टर लिस्ट में अच्छे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो बहुत बुरे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी जो तनकीद का मरकज़ था वो इक्लेसियास्टिकल जो करैक्टर्स थे, यानी जो मजहबी करैक्टर्स थे या जो चर्च से रिलेटेड लोग थे, उनके ऊपर था। जिसमें समनर हो गया, जिसमें पार्टनर हो गया, उसके बाद मॉन्क हो गया, फ्रायर हो गया। लेकिन इनमें सबसे उसमें प्रायरस भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो करैक्टर उसमें से था वो सिर्फ एक था, और वो था पार्सन। ठीक है। और इस तरह दो वॉरियर्स में से थे, एक स्क्वायर और एक नाइट। नाइट को भी उसने अच्छा किरदार जो है ना वो माना है। तो और भी करैक्टर्स थे, काफ़ी रेंज थी, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो आज एज ऑफ चौसर के बाद का जो अगला एज है, अगला जो इरा है, जिसको एज ऑफ रिवाइवल कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एज ऑफ आफ्टर एज ऑफ चौसर वी हैव एज ऑफ रिवाइवल। इसमें इंग्लिश लिटरेचर की जो है ना वो रिवाइवलिंग हो रही थी। रिवाइव किस चीज़ को कहते हैं आप सभी को पता होगा, रोज़मर्रा की लाइफ में भी आप अक्सर ये लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो इसका जो टाइम स्पैन है, जो टाइम लाइन है इसकी, वो 1400 AD टू 1558 AD है। और अगर हम इसके नोटेबल इवेंट्स को देखें तो नोटेबल इवेंट्स में सबसे पहले जो एक इनकलाबी चीज़ की आमद हुई थी वो थी प्रिंटिंग प्रेस की। प्रिंटिंग प्रेस की उस दौर में आमद ने लिटरेचर की पब्लिशिंग में, उसकी अशात में जो है ना वो एक इनकलाबी एक इनकलाबी जो है ना वो आप कह लें कि इनकलाबी सहरा जो है ना वो प्रिंटिंग प्रेस के साथ जाता है। ये आप यूँ ही समझ लें कि एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। उसके बाद रिफॉर्मेशंस बाय मार्टिन लूथर। ये मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट था, इसने इंग्लैंड में जो है वो कुछ रिफॉर्म्स वगैरह मुतारफ़ करवाई थी, जिसमें इसने कैथोलिक चर्च को जो है ना वो बुरा भला कहा था। यानी कैथोलिक चर्च के बारे में उसका ये ख्याल था कि वो इल प्रैक्टिस करते हैं या इल मैनर्ड लोग होते हैं। ही टॉक्ड अबाउट द इल प्रैक्टिसेस ऑफ कैथोलिक चर्च। और इस मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स हैं वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ कोट कर दूँ, या आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाएगी। आपने एम इंग्लिश के कोर्स के दौरान अपने पार्ट 1 में जो है वो जिन्होंने प्राइवेट किया है, पार्ट 1 में प्रोज में
स्विफ्ट की एक स्टोरी देखी होगी, गुलिवर्स ट्रैवल। तो गुलिवर्स ट्रैवल में जो उसका पहला वॉयज था, उसी दौरान उसने जिसको एलिगोरिकली तौर पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को बयान किया, ठीक है, जिसमें उसने वहाँ की जो मलका थी, उसका जो महल था, उसको अपने यूरिन से जो है ना, मतलब उसमें लगने वाली आग को अपने यूरिन से बुझाया, और उसकी मलका, वहाँ की मलका की जो है वो नाराज़गी, यहाँ की जो मलका थी उसके साथ उसकी जो टेल ऑफ टब जो इसने लिखी थी चौसर ने, सॉरी स्विफ्ट ने, तो उस पे जो उसकी अनोयंस थी यानी नाराज़गी थी, वो शो की। फिर इसी तरह ही बिग एंडियंस और लिटिल एंडियंस, और उसी को ही उसने जो है ना वो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान जो दो मजहबी फ़िरके हैं, ये भी याद रखिएगा कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स जो हैं वो ईसाइयों के दो मजहबी फ़िरके हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे शिया सुन्नी इस तरह करके फ़िरके बने हुए हैं, इसी तरह ही उनमें भी ये फ़िरके हैं। हर एक में थोड़ा सा इख्तलाफ है, इबादत में हो सकता है, मामलात में हो सकता है। तो इसी तरह ही ये उनके दो फ़िरक़ों के ऊपर उसने तनकीद की थी एलिगोरिकली। तो मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स थे वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाते थे। अब थर्ड जो इस दौर का नोटेबल इवेंट है वो वार ऑफ रोज़ेज़ है, जो एक ही ख़ानदान, शाही ख़ानदान था, उसके दो घरों के दरमियान जो ना वो लड़ी गई। वार ऑफ रोज़ेज़ ये थर्ड इवेंट है। ये दो इंग्लिश रॉयल्स के दरमियान जो है ना खड़ी हुई थी। हाउस ऑफ यॉर्क उसमें से एक का नाम था, और दूसरे का नाम था हाउस ऑफ यॉर्क एक, और दूसरे का नाम था हाउस ऑफ लैंकेस्टर। ठीक है, हाउस ऑफ लैंकेस्टर। तो आफ्टर द एंड ऑफ वार, यानी एंड ऑफ वार ऑफ रोज़ेज़, यहाँ पे जो वार है इससे मुराद वार ऑफ रोज़ेज़ है। एंड ऑफ वार ऑफ रोज़ेज़, ट्यूडर डिनेस्टी वाज स्टार्टेड। ट्यूडर डिनेस्टी जो है, डिनेस्टी कहते हैं मुमलकत को, सल्तनत को। तो आफ्टर द एंड ऑफ वार ट्यूडर डिनेस्टी वाज स्टार्टेड, और जो हेनरी 7 था वो फर्स्ट ट्यूडर किंग था। ठीक है, यानी उस डिनेस्टी का, उस मुमलकत का, या उस सल्तनत का जो पहला किंग था वो हेनरी 7 था। हेनरी 7 के बाद उसका जो सक्सेसर था, उसका जो पेशरू था, यानी उसके बाद का जो आने वाला था, वो हेनरी 8 था। हेनरी 8 ने 6 बार जो है वो शादी की, सिर्फ एक बेटे के लिए। उसकी पहली बीवी का नाम कैथरीन ऑफ एरागोन था। कैथरीन ऑफ एरागोन से एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम था मेरी, जिसका नाम उन्होंने मेरी रखा। और उसकी जो दूसरी बीवी थी उसका नाम था एन बोलिन। हेनरी 7 की जो दूसरी बीवी थी उसका नाम था एन बोलिन, और इसने जिस बेटी को जो ना वो जन्म दिया वो था एलिज़ाबेथ। यही वो एलिज़ाबेथ है जिसका आगे हम एलिज़ाबेथन एज में ज़िक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये शाही ख़ानदान था, शाही ख़ानदान से ही आगे फिर जो है वो ये सिलसिले वगैरह चलते रहते थे। जैसे कि आप अगर बरसगीर की तारीख़ को देखें तो यहाँ पे 1600 के बाद शायद जो है, यहाँ 1550 के बाद जो है वो जब मुगलिया सल्तनत की इब्तिदा हुई थी, तो उसके बाद मुगलिया ख़ानदान के ही लोग जो है वो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़े थे। शाहजहाँ, अकबर और मतलब दूसरे आलमगीर जो भी उस दौर से थे, तो इसी तरह ही ये भी एक ख़ानदान से ही था। और इस दौर के जो पॉपुलर ऑथर्स थे उसको अगर हम डिस्कस करें तो इसमें इरेस्मस, नंबर 2 थॉमस मोर, नंबर 3 विलियम टेंडेल, और नंबर 4 थॉमस मैलोरी। ठीक है, ये पॉपुलर ऑथर्स हैं इस पीरियड के, यानी एज ऑफ रिवाइवल के, जो जिसका टाइम स्पैन जो है वो 1480 टू 1558 एडी है। अब इसमें से भी एमसीक्यूज़ जो है वो कुछ बन सकते हैं, और ये जो वर्क होता है ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा होता है। काइंडली ये लाजमी जो है वो किया करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपकी एक रिटर्न प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको चीज़ें जो है ना वो माइंड में स्टिक कर जाएंगी। किसी तरह की क्रैमिंग वाला हिसाब जो है ना वो नहीं होगा, बल्कि ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, तो ये चीज़ अच्छी होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एलिज़ाबेथन एज। ठीक है, एलिज़ाबेथन एज जो है वो गोल्डन एज भी कहलाई जाती है, यानी गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड या गोल्डन इरा ऑफ इंग्लैंड भी कहलाया जाता है। एक चीज़ मैं और भी यहाँ पे बता दूँ कि इसको यानी एलिज़ाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ मौक़े पर आप अगर देखें कि शेक्सपियरियन एज लिखा हुआ है तो समझ लें कि वो एलिज़ाबेथन एज ही लिखा